क्या हो अगर आपको पता चले कि आपको जो घर विरासत में मिली है उसके बेसमेंट में एक ऐसा क्रिएचर है जो कि मरे हुए लोगों की आत्मा को वापस ला सकता है। मैं बात कर रहा हूँ 2023 में आई हॉरर मूवी बैगहेड की, जिसमें आयरिस को उसकी फादर की अनएक्सपेक्टेड मौत के बाद बर्लिन में एक पुराना घर मिलता है। पर यहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि उसे जो घर विरासत में मिली है वो कोई नॉर्मल सा घर नहीं है, बल्कि उसके बेसमेंट में एक ऐसा क्रिएचर है जो किसी की भी आत्मा को वापस ला सकता है और सामने वाले का पास्ट बता सकता है। मूवी की शुरुआत होती है ओवेन से, जो अपने सेंचुरीज ओल्ड हाउस में रहता है, जिसके मेन हॉल में एक पब बना हुआ है जो कि बर्लिन में स्थित है। और इस बिजनेस को चलाने के दौरान वो इस घर के बेसमेंट की चाबी भी होल्ड करता है, जिसके अंदर एक शेप शिफ्टर क्रिएचर रहता है। फिर एक दिन नील ओवेन से हेल्प मांगने आता है ताकि वो अपनी डेड वाइफ सैरा से आखिरी बार बात कर सके, और नील ओवेन को पैसे भी ऑफर करता है, पर ओवेन उसे साफ मना कर देता है और यहाँ बार बार आने से मना करता है। नील के जाने के बाद ओवेन अपनी बेटी आयरिस के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो बात करता है इस घर के बेसमेंट में बंद एक क्रिएचर की जो इस प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई है। ओवेन के मरने के बाद ये घर आयरिस का हो जाएगा, इसलिए वो उसे वार्न करता है कि वो इस क्रिएचर को किसी भी हालत में बेसमेंट से बाहर नहीं आने दे सकती। जिसके बाद ओवेन बेसमेंट में जाता है और उस क्रिएचर को बाहर निकालकर उसे चेयर पर बांध देता है और बेसमेंट में आग लगा देता है। पर प्लान अनुसार क्रिएचर को कुछ नहीं होता और ओवेन की ही जलकर मौत हो जाती है। आयरिस को इस बात की खबर मिलती है तो वह बर्लिन आ जाती है, जहां उनके प्रॉपर्टी के लीगल एडवाइजर उसे ओनरशिप देने की बात करते हैं। तो आयरिस इस बड़े से घर को देखने आ जाती है और तभी उसे उसके फ्रेंड केटी का फोन आता है, जो कहती है कि वो भी बर्लिन आ रही है, क्योंकि ऐसे टाइम में वो आयरिस को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। उसी रात आयरिस जब सो रही होती है तो उसे नीचे से कुछ आवाजें आने लगती है। आयरिस चेक करने के लिए जब नीचे आती है तो देखती है कि बेसमेंट में जाने वाला रास्ता बंद है और दरवाजे पर प्राचीन अक्षरों में ढेर सारी कार्विंग की हुई होती है। आयरिस जब नीचे बार के पास आती है तो वहां उसे नील खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे अचानक देखकर वो डर जाती है। नील आयरिस से कहने लगता है कि उसे आखिरी बार अपनी वाइफ से मिलना है, पर आयरिस को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि नील किस बारे में बात कर रहा है। और जब नील आयरिस को बताता है कि बेसमेंट में एक क्रिएचर है जो उन्हें उनके लव्ड वन से बात करवाती है, तो आयरिस उसके बात पर विश्वास नहीं करती। पर जैसे ही नील उसे कुछ पैसे ऑफर करता है और कहता है कि कल रात वो और पैसे ले आएगा, तो आयरिस तुरंत ही उसकी बात मान जाती है और उसे कल रात आने को कहती है। अगले दिन उनके लीगल एडवाइजर आयरिस को प्रॉपर्टी के पेपर्स और डीड दे देते हैं और उसमें साइन करने के लिए एक पेन देते हैं, जिसमें सेम अक्षरों में कुछ लिखा होता है जैसा बेसमेंट के दरवाजे पर लिखा हुआ था। आयरिस एग्रीमेंट पर साइन कर देती है और जाने से पहले वो उसे ओवेन की वो टेप भी दे देते हैं, जिसमें इस घर के न्यू ओनर के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। तो आयरिस सारी चीजें लेकर घर आ जाती है और थोड़ी ही देर बाद उसकी फ्रेंड केटी भी वहां आ जाती है। आयरिस केटी को पिछली रात के बारे में बता ही रही होती है कि तभी वहां नील आ जाता है और वो सभी बेसमेंट में आ जाते हैं। आयरिस और केटी थोड़ा डर रहे होते हैं, तभी नील वहां दीवार के टूटे हुए हिस्से से उस क्रिएचर को आवाज देने लगता है, और जब वहां से कोई नहीं आता तो केट ऊपर जाने लगती है। पर जैसे ही आयरिस उसे बुलाती है, अंदर से डरावनी आवाज आने लगती है और एक क्रिएचर वहां से बाहर आती है, जिसके चेहरे पर बैग लगा हुआ होता है। नील उससे कहने लगता है कि उसकी वाइफ सैरा पिछले साल ही मर गई थी, तो उसे उससे बात करनी है, पर वो उसकी बात नहीं सुनती और आयरिस की ओर बढ़ने लगती है। तो आयरिस डर के उसे वहीं खड़े रहने को कहती है और वो आयरिस की बात मान जाती है और अपनी जगह से नहीं हिलती। नील को समझ में आ जाता है कि ओवेन के मरने के बाद अब ये आयरिस का आदेश मान रही है, तो नील आयरिस से कहता है कि वो उस क्रिएचर को चेयर पर बैठने को कहे, जिसके बाद नील उसे उसकी वाइफ सैरा की एक रिंग देता है और उसके हाथ बांध देता है। और जैसे ही वो उस रिंग को अपने मुंह में रखती है, उसका शेप बदलने लगता है और वो नील की माँ की आत्मा को ले आती है। नील थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, पर वो जब उससे बात करता है तो उसकी माँ उसे बताने लगती है कि वो बाथटब में डूबकर नहीं मरी थी। और थोड़ी ही देर बाद वो नील पर हमला कर देती है और उसके चेहरे पर उल्टी करने लगती है। आयरिस ये देखकर उसे रुकने को कहती है और जैसे ही वो उसके फेस पर उस बैग को लगाती है, वो क्रिएचर शांत हो जाती है और आयरिस उसे वापस दीवार के पीछे भेज देती है। वो सभी जब बाहर आते हैं तो नील को याद आता है कि सैरा को देने से पहले वो रिंग उसकी माँ की थी, इसलिए शायद वो क्रिएचर कंफ्यूज हो गई होगी और उसने उसकी माँ की आत्मा को बुला लिया होगा। आयरिस और केटी बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, पर नील उन्हें थोड़े और पैसे देकर कहता है कि अगली बार वो कोई गलती नहीं करेंगे। फिर नील के जाने के बाद आयरिस और केटी उस टेप को प्ले करके देखते हैं, जिसमें ओवेन बता रहा होता है कि जो भी इस प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा वो बेसमेंट में बंद उस क्रिएचर का भी गार्डियन बन जाएगा। वो क्रिएचर उसके पूर्वजों के समय से कैद है, जिसे वो बैगहेड कहते हैं, और उसमें कुछ पावर्स हैं
जिससे कि वो किसी की भी आत्मा को बुला सकती है। पर उसके साथ 2 मिनट से ज्यादा बात करने पर वो सामने वाले पर हावी हो जाती है और फिर उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। वो तब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक कि वो दीवार के पीछे है। अगर एक बार उसने प्रॉपर्टीज के पेपर्स पर साइन कर दिए तो वो इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं तो किसी कारण उसकी मौत हो जाएगी या फिर वो वापस इस घर में आ जाएगी। किटी को यह बहुत खतरनाक लगता है, इसलिए वो आयरिस को यहाँ से चलने के लिए कहती है। पर आयरिस को लगता है कि वो उस क्रिएचर की हेल्प से अपने लिए कुछ पैसे कमा सकती है, जिसके बाद वो अपना एक आर्ट स्टूडियो ओपन कर सकती है। तो आयरिस नील के घर आ जाती है और इसी दौरान केटी बेसमेंट के दीवार के पास एक गैलन रख देती है और वो जब पीछे मुड़कर जा रही होती है तो दीवार से एक फोटो नीचे गिर जाती है। केटी उस फोटो को देखने लगती है जिसके पीछे इस घर के बहुत पुराने ओनर ऑटो वॉगलर का नाम लिखा होता है। केटी जब ऑटो वॉगलर का नाम इंटरनेट पर सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि उसने सुसाइड कर लिया था और तभी केटी को ऑटो वॉगलर दिखाई देने लगता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है, पर अगले ही पल वो गायब हो जाता है। बाद में आयरिस नील को बेसमेंट में ले आती है ताकि वो आखिरी बार सैरा को गुड बाय कर सके, पर नील का कुछ और ही प्लान होता है और वो सैरा से पूछने लगता है कि क्या वो उसे धोखा दे रही थी। और देखते ही देखते 2 मिनट हो जाते हैं और बैगहेड कंट्रोल से बाहर चली जाती है, पर आयरिस किसी तरह उसके सर पर बैग रखकर उसे दीवार के पीछे भेज देती है। आयरिस और केटी नील की इस हरकत से ज्यादा खुश नहीं होते तो वो घर चला जाता है और केटी भी अपने कमरे में सोने चली जाती है। आयरिस वहीं बार पर बैठकर शराब पीने लगती है, तभी उसे वहां ओवन दिखाई देता है और आयरिस को उसके पिता के सिनेरियोज दिखाई देने लगते हैं जिसमें वो खुद अपनी वाइफ कैथरीन से बात करने के लिए बैगहेड का यूज कर रहा था। पर ओवन को पता था कि ये सब सच नहीं है, तो आयरिस को इन सब से डील न करनी पड़े, इसलिए वो इस प्रॉपर्टी को आग लगा देता है। पर बैगहेड कैथरीन का रूप लेकर ओवन को मैनिपुलेट कर लेती है और उसे ही आग में ले आती है, जिसके बाद बैगहेड को तो कुछ नहीं होता पर ओवन जलकर मर जाता है। अगले दिन आयरिस और केटी जब लीगल एडवाइजर से मिलने के लिए आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ऐसा कोई आदमी है ही नहीं और जो एड्रेस उनके पास है वो भी गलत है। केटी अभी भी आयरिस को यहाँ से चलने के लिए कहती है, पर अब आयरिस के पास इस घर के अलावा और कुछ नहीं होता तो वो उसे जाने से मना कर देती है, जिसके बाद केटी गुस्से में अपना बैग लेती है और चली जाती है। पर नीचे आकर केटी को रियलाइज होता है कि ऐसे सिचुएशंस में उसे आयरिस को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, इसलिए वो बैगहेड के बारे में और जानकारी के लिए ऑटो वॉगलर के एड्रेस पर आ जाती है जो उसके फोटो के पीछे दिया गया था। और यहाँ आकर केटी देखती है कि ऑटो वॉगलर भी खुद बैगहेड के इस कॉन्ट्रैक्ट से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था और उसके सारे रिसर्च पेपर्स दीवार पर लगे हुए थे। तो केटी उन सभी को अपने बैग में रख लेती है और वहां से निकल जाती है। यहाँ घर पर आयरिस बैगहेड को यूज करके ओवन से बात करती है तो वो आयरिस को बताता है कि उसने अपनी प्रॉपर्टी की कोई डीड बनाई ही नहीं थी। इसका मतलब ये है कि बैगहेड ने ओवन का यूज करके आयरिस को यहाँ आने पर मजबूर किया और आयरिस इस जाल में फंस भी गई। आयरिस को लगता है कि वो ओवन की तरह नहीं है, वो इस जगह को बेचकर यहाँ से चली जाएगी और फिर बैगहेड उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। पर ओवन कहता है कि वो बैगहेड से भाग नहीं सकती, ना ही उसे मार सकती है। वो बस एक चीज कर सकती है और वो ये है कि वो कभी भी बैगहेड को यूज ना करे। तभी 2 मिनट हो जाते हैं और बैगहेड कंट्रोल से बाहर चली जाती है और ओवन अपने आप ही आग में जलने लगता है। बैगहेड बस आयरिस को यह दिखाना चाहती थी कि ओवन की मौत कैसे हुई थी, पर आयरिस तुरंत ही उसके सर पर बैग डाल देती है और ऊपर आकर पीने लगती है। आयरिस इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वाले पेपर को आग लगा देती है, पर आग का इस पर कोई असर नहीं होता और ये देखकर आयरिस को समझ में आ जाता है कि उसे इतनी आसानी से बैगहेड से छुटकारा नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बाद केटी भी घर आ जाती है और आयरिस को कॉल करने लगती है, पर आयरिस ने इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि वो बेहोश होकर दूसरे कमरे में सो रही होती है। केटी आयरिस को ढूंढने के लिए बेसमेंट में आ जाती है जहां बैगहेड उस पर हमला कर देती है और उसके बैग से पेपर का टुकड़ा खा लेती है, जिसके बाद ऑटो वॉगलर की आत्मा केटी से बात करने लगती है और पूछने पर वो बताता है कि 400 साल पहले एक समुदाय के लोगों ने इस एशियंट विच को ढूंढा था जिसमें मरे हुए लोगों को वापस लाने की पावर्स थी। तो उन्होंने इसे कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, पर वो जब ऐसा नहीं कर पाए तो उन्होंने इसके मुंह पर कपड़ा डालकर इसे आग लगा दिया, लेकिन मौत भी उसे नहीं रोक पाई और वो ज्यादा पावरफुल हो गई, जिसके बाद आसपास के लोग बीमार पड़ने लगे। हर जगह भुखमरी छा गई और जिन लोगों ने बैगहेड को कंट्रोल करने की कोशिश की थी वो भी एक एक करके मर गए। तो ये सब देखने के बाद समुदाय के दूसरे लोगों ने एक डार्क रिचुअल परफॉर्म करके बैगहेड को यहाँ हमेशा के लिए बंद कर दिया ताकि कोई भी उसे वापस यूज ना कर पाए। पर सालों बाद उनके वंशज ने बैगहेड की पावर को यूज करने के लिए इस दीवार को तोड़ दिया और मरे हुए लोगों से बात करने लगे। पर उन्हें एक बात पता नहीं थी कि वो जितना उससे बात करेंगे बैगहेड की पावर उतनी ज्यादा बढ़ती रहेगी। और ये सारी बातें सुनकर केटी बहुत ज्यादा डर जाती है और कहने लगती है कि आयरिस से बहुत बड़ी गलती हो गई। और जैसे ही बैगहेड को ये बात पता चलती है कि केटी वो गेटकीपर नहीं है, वो उस पर हमला करके उसे मार डालती है। अगले दिन जब आयरिस की नींद खुलती है तो वो देखती है कि केटी ने उसे बार बार कॉल किया था।
आयरिस बेसमेंट में आ जाती है जहां उसे दीवार के पीछे से केटी की आवाज आने लगती है। तो आयरिस बिना सोचे उसके अंदर चली जाती है और केटी को ढूंढने लगती है। और थोड़ा अंदर आने पर उसे केटी मिल भी जाती है, पर वो जैसे ही उसके साथ बाहर आने लगती है उसे केटी की लाश आगे पड़ी हुई मिलती है। तो आयरिस डर के भागने लगती है और यहाँ हम बैगहेड को पहली बार बिना बैग के देख पाते हैं, जो आयरिस के पीछे आने लगती है। पर आयरिस किसी तरह दीवार से बाहर निकल आती है और तभी वहां नील भी आ जाता है, जो उसकी बेसमेंट से बाहर जाने में हेल्प करता है। आयरिस को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसकी वजह से केटी की जान चली गई। नील उसे शांत रहने को कहता है और चालाकी से उसके पानी में नींद की गोली मिला देता है। आयरिस अब डिसाइड करती है कि वो बैगहेड को कभी यूज नहीं करेगी और ना ही किसी और को यूज करने देगी। तो वो इस दीवार को हमेशा के लिए बंद करने जा रही होती है, पर तभी उसे नींद की गोली की वजह से चक्कर आने लगता है। तो नील उससे कहता है कि वो जाकर आराम करे, बेसमेंट में वो जाकर दीवार को बंद कर देगा। जिसके बाद नील कॉन्ट्रैक्ट के पेपर लेकर बेसमेंट में आ जाता है और वो बैगहेड से ये डील करता है कि वो उसे सारा से जितनी देर वो चाहे उतनी देर बात करने दे, जिसमें कोई टाइमर नहीं होगा, न ही उसे चेयर पर बांधा जाएगा, वो जब चाहे जितना चाहे। जिसके बाद नील कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन भी करता है, पर उसका साइन अपने आप ही मिट जाता है। इसी दौरान आयरिस की नींद अचानक से खुल जाती है और वो चुपके से बेसमेंट में आ जाती है और नील की बातें सुनने लगती है। बैगहेड सैरा की आत्मा को यूज करके नील से कह रही होती है कि अगर वो उसके साथ रहना चाहता है तो उसे आयरिस को मारना होगा। और नील सैरा को पाने के लिए इतना ज्यादा पागल हो गया था कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी सैरा नील से कहती है कि आयरिस को उनकी बातों का पता चल गया है, तो उसे जितनी जल्दी हो सके उसे मार देना चाहिए। जिसके बाद नील आयरिस को मारने उसके पीछे भागता है और उसका गला दबाने लगता है। आयरिस उससे बार बार कहने लगती है कि वो असली सैरा नहीं है, पर नील उसकी बात नहीं सुनता और उसे छत से ढकेल कर उसे मार डालता है। वो आयरिस की बॉडी को बेसमेंट में ले आता है और सैरा से कहने लगता है कि अब उनके बीच में कोई नहीं आएगा। और आयरिस की लाश देखकर बैगहेड अपने असली रूप में आ जाती है, क्योंकि उसे कंट्रोल करने के लिए अब कोई गेटकीपर नहीं है। दरअसल ये सब बैगहेड की ही चाल होती है ताकि वो आयरिस को किसी तरह मरवा कर यहाँ से आजाद हो सके, जिसके लिए उसने नील का सहारा लिया, जो अपनी वाइफ सैरा को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो आखिर में वो नील को भी मार देती है और पूरे घर को आग लगाकर आजाद हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हॉरर फोबिया को।